नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो विपक्ष ऑलवेज वेदम देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। पहलगाम पर विपक्ष का रवैया वाकई में शर्मनाक है। सरकार ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि आतंक के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई होगी, लेकिन सीडब्ल्यूसी की बैठक से एक बार फिर वही पुराना टेप बज उठा है कि नीति क्या है, रणनीति क्या है। एक तरफ मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हैं कि सरकार की नीति साफ नहीं, दूसरी तरफ चरणजीत सिंह चन्नी सर्जिकल स्ट्राइक को ही झूठ बता देते हैं। अब जो लोग स्ट्राइक को मानते ही नहीं, वो नीति क्या समझेंगे। जहां पूरी दुनिया भारत के साथ खड़ी है, वहीं कांग्रेस कंफ्यूजन की दुकान बनकर खड़ी है। ना सरकार के साथ, ना सेना के साथ और ना ही देश के साथ, बस वोट बैंक और विघटन की राजनीति के साथ है, जिससे कांग्रेस बुरी फंस गई है। क्योंकि अब बीजेपी भी कहने लगी है कि कांग्रेस की सीडब्ल्यूसी अब पाकिस्तान वर्किंग कमेटी बन गई है। तो दूसरी तरफ पहलगाम में जो हुआ, उमर अब्दुल्ला भी उससे डरे हुए हैं। उमर अब्दुल्ला ने दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। ये पहलगाम आतंकी हमले के बाद उनकी पीएम मोदी से पहली मुलाकात रही। मुलाकात 30 मिनट तक चली है। साथ ही ओवैसी साहब वक्फ कानून के खिलाफ राजनीति चमकाने में जुटे हुए हैं। पहलगाम के खिलाफ तो खुलकर बोल रहे हैं, सरकार के साथ भी खड़े हैं, पर वक्फ कानून के खिलाफ लगातार जहर उगल रहे हैं। बिहार पहुंचकर ओवैसी ने एक बार फिर से वक्फ कानून वापस लेने की बात की है। तो आज अपने इस शो में इन्हीं तमाम खबरों पे चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, पहलगाम पर कांग्रेस पार्टी इतनी कंफ्यूज क्यों है? देखिए, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी करने क्या जा रहे हैं जी। कभी वो बोलते हैं कि रणनीति बता दो, कभी वो बोलते हैं स्ट्रेटजी बता दो, कभी बोलते हैं कि सारी चीजों का जवाब देने के लिए पार्लियामेंट का स्पेशल सेशन बुला लो, ताकि सारी चीजें दुनिया में जग जाहिर हो जाए और पाकिस्तान उस हिसाब से अपनी तैयारी कर ले। आप बुलाना चाह रहे हो पार्लियामेंट का स्पेशल सेशन, और पार्लियामेंट के अंदर कोई आदमी खड़ा होकर के बोल देगा कि भाई ये हमला जो है, क्या प्रूफ है कि पाकिस्तान ने किया। ये पुलवामा की तरह कहीं अंदर से ही नहीं, पिछली बार पुलवामा पे सवाल खड़ा किया था ना ये लोग। फिर बाद में राहुल गांधी आके कहते कि नहीं नहीं, हम इससे इत्तेफाक नहीं रखते। लेकिन वो क्लिप जो है वो पाकिस्तान पूरी दुनिया में घुमा देगा। अभी 3 दिन पहले कहा था कांग्रेस पार्टी ने कि सारे नेता पार्टी लाइन से अलग बात ना करें। तो फिर चन्नी क्यों इस तरह का बयान दे गया? और बयान दे गया तो आपने कार्रवाई क्यों नहीं की? नहीं, बयान दिया या दिलवाया गया, उकसाया गया? ये बकायदा इसका मतलब तो है कि आपने दिलवाया जी। अगर आपने एक्शन नहीं लिया, इसका मतलब आपकी सहमति थी। और जब आपको लगा कि ये बैकफायर कर रहा है, कांग्रेस पार्टी को गद्दार बताया जा रहा है, आपने कह दिया कि नहीं 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 नहीं, मैंने ये बात कही नहीं, है ना। आप सीधे गिरगिट की तरह रंग बदल लिए। बहुत सारे मायने हैं इसके। चन्नी पंजाब का लीडर है, पंजाब का मुख्यमंत्री है, रह चुका है, और उधर पन्नू कह रहा है कि भाई पंजाब के लोग जो है वो लड़ाई नहीं लड़ेंगे। ये बात पाकिस्तान की असेंबली में पन्नू को धन्यवाद करते हुए कहा गया अभी कि कोई भी सिख जो है पाकिस्तान के खिलाफ नहीं लड़ेगा। उस महिला का बाइट जो है वो चल रहा है। मैंने निरा मूर्खो कि इस मकाम पे आपने फिर वो सबूत गैंग वाला सवाल पूछ दिया कि पुलवामा का क्या हुआ। पुलवामा पे आपने सवाल उठाया, एक तरीके से आप इधर भी सवाल उठा रहे हो। तो कहने का मतलब क्या है कि कांग्रेस पार्टी कंफ्यूज नहीं है। कांग्रेस पार्टी के बारे में संबित पात्रा ने जो कहा वो बिल्कुल सही कहा। ये कांग्रेस वर्किंग कमेटी नहीं है, ये पाकिस्तान वर्किंग कमेटी है। कितनी बार, 1 बार, 2 बार, 3 बार कोइंसिडेंस हो सकता है? बार बार कि पाकिस्तान में कांग्रेस के लीडर्स के बयानों पे हेडलाइन बन रहा है। कभी सिद्धारमैया का, तो कभी बेट्टीवार का, तो कभी चन्नी का, तो कभी राहुल गांधी का। और रविशंकर प्रसाद ने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि आपके नेताओं के बयान वहां चल रहे हैं। बिल्कुल हिट हो रहा। आप ये बयान सिर्फ चल रहा ही नहीं, ह्यूमन राइट कमीशन में राहुल गांधी के द्वारा दिए गए भाषण का उसका ट्वीट
पाकिस्तान ने जो ह्यूमन राइट कमीशन में हिंदुस्तान के खिलाफ कंप्लेन किया वो सबसे ऊपर था। ये कैमरे पे कैच हुआ। ये लोग सवाल खड़े करते हैं। आर्टिकल 370 के बाद इमरान खान जो पार्लियामेंट में जाकर वहां यूएनओ में जाकर के उसने भाषण दिया, उसमें उसने तमाम यही हिंदुस्तान के गद्दार लीडर्स उनकी बातों को उद्धृत किया और ये कहा कि ये हम नहीं कह रहे हैं, ये वहां की अपोजिशन पार्टी कह रही है। आप फिर से वो सिचुएशन लेकर के आ रहे हो। इसका मतलब ये हुआ कि आप कुछ और करना चाह रहे हो। कम से कम इतनी सीख ले लेनी चाहिए। ये सब नेता, ये सब तो पता नहीं कहां कहां से उठा पुठा करके पब्लिक जो है जिता देती है। अभी 2 दिन पहले क्या हुआ, पार्लियामेंट में यही सवाल था कि जो सरकार के वर्जन से एग्रीड नहीं है उसको चैलेंज करना चाह रहे हैं कि हिंदुओं को चुन चुन के मारा गया। इसको लेकर के एक व्यक्ति गया ना भाई सुप्रीम कोर्ट के, भाई इसमें जुडिशियल इन्वेस्टिगेशन हो, सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज करे। जज साहब ने क्या कहा कि तुम सेना को डिमोरलाइज करने के लिए आ गए, इस मुकाम पे तुम किस तरह की बातें कर रहे हो। ये देश एकजुट खड़ा है, आप इस तरह की बातें करोगे तो इसका क्या है, इसका रेमिफिकेशन समझ में आ रहा है। और ये बात कांग्रेस पार्टी भी कर रही है, कोर्ट में नहीं अपनी मीटिंग में कर रही है, समाज में कर रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो बातें जज साहब ने कही ये तो इसके चन्नी के ऊपर भी, कांग्रेस पार्टी के ऊपर भी लागू होता है कि आप ये सारी चीजें उठा रहे हो कि ताकि हिंदुस्तान की सेना का मोराल जो है वो डाउन। बिल्कुल, और यही कांग्रेस पार्टी का असली चेहरा है। लेकिन सर, इस पूरे मसले में, पहलगाम के मसले पर कांग्रेस पार्टी ये दोहरी राजनीति क्यों कर रही है? क्योंकि ये हमेशा दोहरी राजनीति करती रही है। जी। इसके तो नेचर में है। ये स्ट्रेटजी बताने की बात कर रहे हैं राहुल गांधी कह रहे हैं रणनीति पर चर्चा होनी चाहिए और सरकार रणनीति बताए कि पाकिस्तान के खिलाफ क्या क्या करेगी। ये रणनीति कैसे बता सकती है? ये अपने पिताजी से बात करते होंगे कभी तो उन्होंने बताया होगा कि राजीव गांधी के समय में क्या हुआ था। ये विदेश दौरे पर जाते थे और वहाँ से आने के बाद तो प्रोटोकॉल होता है, राष्ट्रपति से मुलाकात करना है, और राष्ट्रपति से मुलाकात करने में इनको शक हो गया कि जो कुछ कॉन्फिडेंशियल बातें होती है जो हम यहाँ आकर राष्ट्रपति से कहते हैं वो कहीं लीक हो जाता है। तो ये हमारे पीएमओ से तो लीक होगा नहीं, ये राष्ट्रपति से लीक हो जाता है। इसलिए ज्ञानी जैल सिंह से मुलाकात करना छोड़ दिया, और जब मुलाकात करना छोड़ दिया तो ज्ञानी जैल सिंह ने कहा इसको भगाओ, प्रधानमंत्री के खिलाफ प्रस्ताव लाएं, इनको हम बर्खास्त करेंगे। भले ही कांग्रेस का इतना बड़ा मेजोरिटी था कि वो चुपचाप रह गए, इतना टसल होता था कॉन्फिडेंशियल मैटर को लीक करने को लेकर। और आज ये राहुल गांधी नया नया राजनीति करने के लिए सामने आए हैं। अभी तक कोई जिम्मेदारी सरकार में इसने नहीं ली, अभी तक कोई जिम्मेदारी नहीं ली। 2 बार इसके समय में सरकार बनी। ये 2004 से राजनीति कर रहा है। 2004 के बाद 2009 में इसकी सरकार और 14 तक इसकी सरकार, तो 2004 से 14 तक 10 साल की सरकार, उसमें एक बार भी कोई मंत्रालय संभाल लेता तो पता चलता कि पद एंड गोपनीयता की शपथ क्यों लेते हैं और गोपनीयता किसको कहते हैं। लेकिन इन्हें चाहिए कि भारत सरकार सबके सामने इन नेताओं को कह दे कि हम आगे क्या करने वाले हैं, वो पूरी स्ट्रेटजी ये है, ये बता देते हैं। किसके ऊपर भरोसा है? ये राहुल गांधी के ऊपर भरोसा है, जो डोकलाम विवाद के समय जब भारत और चीन की सेना एक दूसरे के आमने सामने हो तो ये जाकर चीन के एम्बेसी में बैठा था, और जब सवाल उठा तो कहा कि नहीं हम तो गए थे वहां असलियत जानने के लिए कि वहां हो क्या रहा है। तो असलियत जानने के लिए अपनी सरकार पर, अपनी सेना पर भरोसा नहीं है, लेकिन असलियत जानने के लिए भरोसा किस पर है? चीन जो कहेगा वही सही कहेगा। ये गालवान में विवाद चला। इतने दिनों में राहुल गांधी ने एक बार भी कहा कि हमारे सेना की बातें सही है या सरकार ने जो कहा है वो सही है कि नहीं? सरकार कह रही है कि नहीं हमारी 1 इंच भी जमीन चीन के पास नहीं गया है, तो उस पर हमें भरोसा करना चाहिए। कम से कम विपक्षी पार्टी के सबसे बड़े लीडर हैं, हमें भरोसा करना चाहिए। ये सवाल उठाता रहा। उसके बाद सेना ने भी कह दिया, उसके बाद सेना और सरकार में कंफ्यूजन पैदा कर दिया। नहीं, सेना ने ही तो कहा कि हमारे इतने क्षेत्र छीन लिए गए हैं। ये राहुल गांधी हैं और कांग्रेस में जो बैठे हुए ये गद्दार नेता हैं, जिसके किसी की लंदन के साथ बैठक,
कि कोई अमेरिका का एजेंट बना है, कोई चीन का बना है, कोई पाकिस्तान का भी बना है। तो ये एजेंटों का एक समूह है जिसको कांग्रेस पार्टी बनाकर रखे हुए है, और इसीलिए ये चाहता है कि किसी तरीके से कोई खबर लीक हो जाए। यहां तो मीडिया वाले को पता नहीं चलता, यहां तो पीएम मोदी की स्ट्रेटजी 3-4 लोगों के अलावा किसी मंत्री को पता नहीं चलता। चाहे आर्टिकल 370 से लेकर अब तक के लिए सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में कितने लोगों को पता था। ये 2-3 लोग हैं वो जानते हैं कि ये बड़ा कॉन्फिडेंशियल मैटर है। आगे हम क्या करने जा रहे हैं उसकी जानकारी पहले लीक हो गई तो पाकिस्तान भी सतर्क हो जाएगा, कोई और रास्ता अपना लेगा। तो इसलिए राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी ये सही में कंफ्यूज नहीं है, इसकी तो पूरी क्लियरिटी है कि हमको देश के खिलाफ उन लोगों का साथ देना है जो किसी तरह से सत्ता तक हमें पहुंचा सके। हालांकि उमर अब्दुल्ला भी उसी थाली के चट्टे बट्टे हैं, लेकिन हाँ, मुख्यमंत्री हैं तो इस बार जिम्मेदारी उनके पास बड़ी है। वो दिल्ली आए, पीएम मोदी से मुलाकात हुई है, क्या कुछ हुआ? देखिए, पीएम मोदी से मुलाकात करने के लिए तो मजबूरी में आए। ये दोनों बाप बेटा अभी परेशान हैं। फारूक अब्दुल्ला को देखिए, वो जिंदगी में इतनी बार पाकिस्तान के खिलाफ अभी तक नहीं बोला होगा जितना अभी चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा है पाकिस्तान पर अटैक करो, पीओके पर कब्जा कर लो, वहां जाकर बैठ जाओ। ये लोग ऐसे ही नेचर के हैं। अगर यही इन लोगों के दिमाग में होता तो 89 से लेकर आगे ये हिंदुओं को भगाया जा रहा था, उस समय ये लंदन जाकर अय्याशी नहीं कर रहा होता फारूक अब्दुल्ला, और उसी तरह से उमर अब्दुल्ला। इतने समय से ये पाकिस्तान का परस्ती कर रहा है, और वहां घाटी के क्षेत्रों में जब से सरकार बनी है अभी भी सिक्योरिटी लैप्सेस की बात आ रही है जम्मू कश्मीर पुलिस के लिए, और उसमें इसके सरकार की बड़ी भूमिका है। लेकिन ये परेशान इस बात को लेकर है कि इतना बदनाम हो रहे हैं जम्मू कश्मीर के मसले को लेकर कि अगर सरकार, केंद्र सरकार के तरफ से समर्थन नहीं मिला तो कुछ दिन में बर्खास्तगी ऑर्डर आ जाएगी। इसलिए पीएम मोदी से, अमित शाह से बातचीत करके, मुलाकात करके सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर तो रहा इतना है। बीपी क्यों बढ़ा रहे हैं फारूक अब्दुल्ला सर? देखिए, ये लोग अपॉर्चुनिस्ट किस्म के लोग हैं। ये आर्टिकल 370 का विरोध उसी तरीके से कर रहे थे कि खून की नदियां बह जाएगी, ये हो जाएगा, कश्मीर में हिंदुस्तान का झंडा उठाने वाला कोई नहीं होगा। ये पॉलिटिशियंस है, इनको देश से मतलब नहीं है। इनको अपने पॉकेट कैसे आता रहे माल और कैसे ये सत्ता में काबिज रहे, इसके अलावा इनको कुछ नहीं समझ में आता। लेकिन ये वही फारूक अब्दुल्ला है ना जो जिन्होंने कहा था कि भारत अगर अटैक करता है तो पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहन रखी हाँ है। तो भाई ठीक है, तो अभी क्यों आपने चूड़ियां पहन ली? अभी भी यही डायलॉग देना चाहिए आपको, यही बात तो अभी भी आपको कहना चाहिए। तो ये उस समय इनकी ज़रूरत के मुताबिक उस तरह का बयान उनको फ़ायदा पहुंचाता है तो उस समय वो बात कह रहे हैं। अभी ज़्यादा टर फर करे इधर से उधर तो सरकार चल जाएगी, ख़त्म हो जाएगा वहाँ पे राष्ट्रपति शासन। इस डर से जो है उनका जो है मुंह से सही सही बात निकल रहा है, और कोई दूसरा कारण नहीं है। कितनी बड़ी घटना घट गई है, यहाँ एनआईए की जांच हो रही है। किसी भी समय, और वैसे मैं बता दूं किसी भी समय कश्मीर में जो है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर अपने हाथ में सब कुछ ले सकते हैं। तो वो चीज़ ना हो, इसलिए वो मोदी सरकार के गुणगान में लगे हुए हैं और सरकार के फैसले के ऊपर हाँ में हाँ मिला रहे हैं। लेकिन इस सब पूरे मामले में ओवैसी बड़े सही ट्रैक पे चल रहे हैं। बयानबाजी तो उनकी सही है, लेकिन वक्फ को लेकर जिस तरह से वो राजनीति कर रहे हैं, बिहार चुनाव को लेकर देखते हुए कर रहे हैं, या फिर उनकी अलग रणनीति? देखिए, अभी 2 दिन के बाद जो है यही राहुल गांधी, यही वक्फ गैंग, यही मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, यही जमीयत उलमाए हिंद ये कहना शुरू करेगा ये ओवैसी पे भरोसा मत करो, ये बीजेपी का एजेंट है। अभी तुरंत कहेंगे ये लोग, कारण वहाँ चुनाव आ गया, अब जल्दी आएगा चुनाव। किस इलाके में भाषण चल रहा है उनका? तो मधेपुरा, किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, उधर जो है 50% से ज़्यादा, 60% से ज़्यादा कई कई जगहों पे वहाँ पे मुस्लिम्स हैं, बांग्लादेशी हैं, रोहिंग्यास हैं। कट सीट टू नीतीश कुमार, लालू यादव, कांग्रेस, जिन लोगों ने बांग्लादेशियों को वहाँ पे बसाया है, ठीक है बसा लिया। पिछली बार क्या हुआ था, 4-5 सीटें उसी इलाके से ओवैसी जीत गया। अब देखिए, वक्त के ऊपर मुसलमानों को सिर्फ भड़काने का धंधा है इन लोगों का। ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ये मस्जिद बचाने के लिए थोड़ी वक्त का विरोध कर रहा है। वो कोई मुसलमानों के अधिकारों को, गरीब मुसलमानों के अधिकारों को बचाने के लिए थोड़ी, सब अपने अपने जो कब्जा कर रखा है करोड़ों करोड़ों की संपत्ति उसको बचाने के लिए कर रहा है, और पीछे से राजनीति हो रही है।
भाई मदनी, ये तो बिना पैसे लिए कोई काम करता ही नहीं है भाई। ये लोग, यही लोग, इन्हीं की मस्जिदों में तो फतवा जारी होता है कि फला फला सीट पे फला फला पार्टी को देंगे। तो ये समर्थन क्या ऐसे ही मिलता है? ये सबसे माल खाते हैं। तो अब राजनीति का खेल शुरू हो गया। अब वहां पे ओवैसी ने लीड लिया। अब ओवैसी ने लीड लिया तो इसका मतलब ये है कि जो 4-5 सीटें जो हैं, जो पिछली बार जीती थी MIM, उसके ऊपर ये अपना उम्मीदवार खड़ा करेगा। मुस्लिम वोट बटेगा। मुस्लिम वोट अगर फिर से उनके पास चला जाएगा तो RJD क्या करेगी, कांग्रेस पार्टी क्या करेगी? तो अभी देखिए, खेल बस अब शुरू होने वाला है। अभी कौम के गद्दार जो हैं वो साबित हो जाएंगे। ओवैसी साहब, सारे लोग गालियां पड़ेगी, सारे लोग गालियां देंगे। और ये तमाम लोग जिनके साथ बैठ करके जो वो वक्फ के कानून के ऊपर जो भाषण दे रहे थे, यही लोग उनके सबसे बड़े दुश्मन बन बिल्कुल, गए। इसके लिए उन्हें तैयार रहना चाहिए। लेकिन सर, वो बिहार चुनाव को लेकर पूरी तैयारी के साथ नजर आ रहे हैं। वक्फ पर सबसे ज्यादा विरोध और मुखर होकर या लगातार जो प्रोटेस्ट हो रहा है उसमें ओवैसी ही नजर आ रहे हैं। लेकिन बिहार में जिस तरह से उन्होंने एंट्री ली है, वक्फ कानून को लेकर जिस तरह से वो बातें कर रहे हैं, क्या उन्हें बिहार चुनाव में भी फायदा होगा इसका? देखिए, बिहार चुनाव में तो ओवैसी को फायदा होगा। पिछली बार भी हुआ, 5 सीटें लाया था, इस बार भी फायदा उठाएगा, वो सीटें लाएगा। लेकिन वो सीटें लाएगा ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि ये समय कौन सा है जिसमें ओवैसी आगे बढ़ चढ़कर एक तरफ पाकिस्तान के खिलाफ बोलता है और दूसरी तरफ वक्फ के खिलाफ ये बोल बोलकर मुसलमानों को भड़का रहा है। ये दोनों अलग अलग नहीं है, ये दोनों जुड़ा हुआ है। अगर आप पाकिस्तान के खिलाफ हो और अगर मुसलमानों का समर्थन चाहते हो हिंदुस्तान के साथ पाकिस्तान के विरोध में, तो फिर ऐसे समय में मुसलमानों को ये क्यों कहलवाना चाहते हो कि सरकार तुम्हारे खिलाफ है, सरकार तुम्हारे मस्जिदों पर कब्जा कर रही है, सरकार तुम्हारे मदरसों पर कब्जा कर रही है? वक्फ कानून को लेकर इन लोगों के पास कौन सा ऐसा लॉजिक है जिससे मुसलमान ये मान ले कि हमारे धार्मिक अधिकार नहीं बल्कि कुछ लोगों के संपत्ति के अधिकार सुरक्षित नहीं है? ये सिर्फ इसके पास यही तर्क है, जैसे CAA NRC को लेकर था कि तुम्हारे अधिकार छिन जाएंगे, वोट देने का अधिकार नहीं रहेगा, तुम्हारी जमीनें छिन जाएगी, तुम यहाँ के नागरिक नहीं रह पाओगे, यही बात कहता था, आज भी यही बात कहेगा। तो कैसे विश्वास करें कि जो मुसलमान यहाँ पर वक्फ बोर्ड संशोधन कानून में ये देखता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोदी हमारे दुश्मन है, उन्होंने हमारे धार्मिक अधिकारों को छीन लिया है, मस्जिदों पर कब्जा कर लेंगे, मदरसों को तोड़ देंगे, मजार खत्म हो जाएगा और हमारे कब्रिस्तान पर कब्जा हो जाएगा सरकार का, उसके दिमाग में क्या चलेगा? उसके दिमाग में हिंदुस्तान का समर्थन चलेगा, सरकार का समर्थन चलेगा या इसका विरोध चलेगा? यही तो आधार रहा है कि हिंदुस्तान में पाकिस्तान को ऐसे गद्दार मिलते रहे जिसके लिए उसे सिर्फ हथियार और पैसा भेजना पड़ता है, यहीं पर आतंकवादी पैदा हो जाते हैं। तो ये क्या कर रहा है? ऐसे समय में अगर जमीयत उलेमा हिंद या फिर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड या फिर वो SDPI वाला या फिर इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, ये सारे पार्टियां या संगठन, जो ये सारे मुस्लिम तंजीम हैं, ये वक्फ बोर्ड के मुद्दे पर अगर मुसलमानों को भड़का रहा है सरकार के खिलाफ, तो वो सरकार के खिलाफ नहीं है, वो देश के खिलाफ भड़का रहा है। यही तो वजह है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार या फिर कांग्रेस की सरकार हो, अगर पार्टी के खिलाफ भड़काता है तो वो कभी भी पार्टी के विरोध में केवल वोट के अधिकार का उपयोग करेगा। जब ये पता चल जाता है कि पूरी मशीनरी हमारे खिलाफ है, जो ये लोग कहता है कि पूरी गवर्नमेंट की मशीनरी तुम्हारे खिलाफ है, तुम कर क्या रहे हो, तुमसे कुछ नहीं हो पाएगा, वोट तुम देते रहो, वोट देने से क्या हो गया, 10 साल से सरकार है, तुमने वोट नहीं दिया, फिर भी सरकार भारतीय जनता पार्टी की बन रही है। तो ऐसे में वो क्या करता है? वो हथियार उठाता है, जैसे नक्सलवादी करता था, और इन लोगों को बरगला रहा है ये। तो इसका मतलब है कि ये लोग भारत का सपोर्टर नहीं हो सकता, हिंदुस्तानी नहीं हो सकता, ये देशभक्त नहीं हो सकता, ये नौटंकी करता है कि हम देश के साथ हैं, क्योंकि इसी देश से इसकी रोजी रोटी चल रही है, ये अय्यासी कर रहा है, पैसे इकट्ठा कर रहा है, करोड़ों की संपत्ति भोग रहा है, इसलिए ये फायदे के लिए देश के साथ है। थोड़ा सा अगर कष्ट झेलना पड़े तो ये देश छोड़कर चला जाएगा। ऐसे लोग ये लोग हैं, इसलिए कार्रवाई तो होनी चाहिए। ऐसे समय में अगर वक्फ बोर्ड संशोधन कानून की बात करते हो, उस पर मुसलमानों को भड़काते हो, तो जैसे मीडिया एडवाइजरी जारी किया गया,
ये सरकार की तरफ से कि मीडिया आर्मी के मूवमेंट को ट्रैक न करे, बताए नहीं, दिखाए नहीं। इन लोगों के लिए भी जारी करना चाहिए कि अभी मुसलमानों के भड़काने वाले कोई काम नहीं करोगे। कुछ समय के लिए सरकार भले ही वक्फ बोर्ड संशोधन कानून के सारे प्रावधानों पर अभी कार्रवाई करने से रोक लेती है, लेकिन तुम ऐसे भड़काओगे नहीं। जो स्थितियां पैदा हुई है, इन लोगों ने तो चाह लिया है कि जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध हो तो ऐसे में यहाँ के मुसलमान भारत के खिलाफ ही लड़ लें। बिल्कुल सर, वो कुछ कुछ तस्वीरें भी ऐसी आ रही है कि पाकिस्तान मुर्दाबाद लिख देते हैं तो लोगों को गुस्सा आ जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आप दोनों का। धन्यवाद। तो पहलगाम आतंकी हमले को लेकर भारत की नीति साफ है, लेकिन विपक्ष की नीयत संदिग्ध है। यही वजह है कि पहलगाम के बाद जहां मोदी सरकार एक्शन में है, वहीं कांग्रेस सिर्फ संदेह और स्यापा फैलाने में लगी है। कांग्रेस खुद समझ नहीं पा रही है कि क्या स्टैंड ले। तो वहीं ओबीसी साहब का स्टैंड क्लियर है, पर वक्त पर ओबीसी भी बुरे फंस गए हैं। इसी बीच उमर अब्दुल्ला और पीएम मोदी की मुलाकात भी काफी अहम है, क्योंकि ये मुलाकात ऐसे समय पर हुई है जब जम्मू कश्मीर में सुरक्षा चुनौतियां बढ़ती जा रही है और केंद्र सरकार पाकिस्तान के खिलाफ कड़े और बड़े एक्शन ले रही है। तो विपक्ष के रवैये पर आप अपनी राय कमेंट करके जरूर लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।